મિડલ ઇસ્ટમાં થઈ રહેલા યુદ્ધની અસર હવે ઉદ્યોગો પર પડી રહી છે અને ગુજરાતમાં એમાં પણ અમદાવાદની અંદર સૌથી વધારે અસર જોવા મળી રહી છે. સૌથી મહત્વની વાત છે કે કાચા માલનો જે ભાવ વધારો થયો છે તેને કારણે હવે નવો માલ અને નવો ઓર્ડર બનવો શક્ય છે કે કેમ તે વિષય પર વાતચીત કરવા માટે ખાસ કરીને નારોલ ટેક્સટાઇલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ મેનેજમેન્ટના સેક્રેટરી મારી સાથે છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. દીપક જૈનજી, જે પ્રકારે પરિસ્થિતિ છે મને જણાવશો કે હાલ નારોલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેટલા યુનિટ છે તે કામ કરી રહ્યા છે, કેટલા યુનિट છે તે બંધ થવાની કગાર पर છે, અત્યારની સિચ્युएशन શું છે? अभी की स्थिति ऐसी है मैडम, पहले हमारे पास 135 इंडस्ट्री का यहाँ पर क्लस्टर है जिसके अंदर डायरेक्ट 1 लाख लेबर के करीब काम करते हैं. इसमें से 20 से 25 इंडस्ट्रियाँ अभी आज की हाल स्थिति में बंद है और बाकी सब इंडस्ट्रियाँ 60% की कैपेसिटी पे चल रही हैं. बिल्कुल. और 60% की कैपेसिटी पे चलने का कारण है मेन अभी जो स्थिति बन रही है महंगाई, और उसका दूसरा महंगाई का कारण. महंगाई में हमारे पास कोयले की कोयला जो हमारे पास पहले 6,000 रुपये टन मिलता था अभी 10,000 रुपये टन पे आ गया. केमिकल के अंदर 40 से 50% का इजाफा हुआ है. तो इसके अंदर देखते हुए हमारी इंडस्ट्री पे एक फाइनेंशियली बर्डन बोलो या एक स्लो डाउन जैसी स्थिति ऊभी થઈ गई है, बन गई है. तो इस स्थिति से निकलने के लिए इंडस्ट्री अपनी कोशिश तो कर रही है, पर जैसे भी अभी इस सिचुएशन बनेगी ये तो भी हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन अभी चलेगी इस पे. बिल्कुल. जो मटेरियल खास तौर पे नहीं मिल रहा है या फिर बहुत महंगा है तो उसकी इफेक्ट किस तरीके से पड़ रही है? 60% जो काम कर रही है इंडस्ट्री उसके ऊपर क्या इफेक्ट है? हाँ, उसके अंदर ऐसा है कि जो एक तो मटेरियल नहीं मिल रहा है और दूसरा मार्केट में डिमांड की भी स्लो है. स्लो डिमांड का कारण क्या है कि ये इंडस्ट्री ज़्यादातर एक्सपोर्ट पे और डोमेस्टिक दोनों सप्लाई पे चलती है. तो एक्सपोर्ट अभी हमारा बंद है, एक्सपोर्ट अभी हो नहीं रहा है. दूसरा डोमेस्टिक के अंदर भी महंगाई की वजह से डिमांड बहुत स्लो है. बिल्कुल. तो उसके चक्कर में हमारे पास जो महंगाई जो रेट बढ़े हैं वो बढ़ के हमें उस चीज़ का प्राइस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इंडस्ट्रियां बहुत बैड फेस में बुरी स्थिति में आ रही हैं. अच्छा, खाड़ी देश से जो हम लोग इंपोर्ट करते थे केमिकल्स तो उसकी बढ़ोतरी हुई है या आ ही नहीं रहे? सारी इसमें ऐसा है कि मैम कि जो भी केमिकल और जो केमिकल यूज़ होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो पेट्रोकेमिकल ही होते हैं. वो या तो हम खाड़ी देश से इंपोर्ट करते थे या फिर वाया चाइना या दूसरी किसी भी कंट्री से ये केमिकल यूरोप से जो भी इंपोर्ट होते थे या इंडिया में भी जो बनते थे वो सबका बेसिक रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं तेल से या क्रूड से जुड़ा हुआ है. तो उसकी स्थिति में देखते हुए महंगाई जो बढ़ी, आज क्रूड के रेट जो 60 के $100 हो गए हैं, उसके चक्कर में हमारे पास बेसिक सब रॉ मटेरियल की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो गई है. बिल्कुल. और वो इंपोर्ट हो रहे हैं अभी भारत में आ रहे हैं. ऐसी स्थिति देखते हुए कि भाई आज वो इंपोर्ट भी कम हो रहे हैं और कुछ अभी हमारी नेसेसिटी को देखते हुए गवर्नमेंट का भी एक रूल्स है, एक सिस्टम है कि भाई पहले जो ज़रूरत की चीज़ें हैं पहले वो पूरी करी जाए. भाई पहले पेट्रोल है या केमिकल जो दूसरी नेसेसिटी की चीज़ है वो पूरी करी जाए, उसके बाद हम उसका केमिकल के अंदर यूज़ करेंगे. अच्छा, टेक्सटाइल में अभी इंडस्ट्री में जिस तरीके से आपने बोला कि 60% ही काम कर रहे हैं, तो उसकी इफेक्ट जो है वो किस तरीके से लोगों के घर तक पहुंचने वाली है आगे आने वाले दिनों में? देखो मैडम, इस पे तो हमारी क्या पूरी स्थिति पे नज़र है, क्योंकि ये 20 दिन हो गए अभी इस लड़ाई को चलते हुए. अगर ये लड़ाई जल्दी 15 दिन या 10 दिन में किसी भी तरीके से अगर ये मैटर शॉर्ट आउट हो गया तो शायद हो सकता है कि हमारी स्थिति बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाए. अगर ये लंबा चला तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट इंडस्ट्री पे खराब पड़ेगा. हाँ, क्योंकि मटेरियल ही हमारे पास मटेरियल ही नहीं होगा और कपड़ा बनाने के लिए. हाँ, और लेबर को एक अनसीन प्रॉब्लम हो रही है जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं. कुछ लेबर तो होते हैं जो हमारे संग सारे टाइम जुड़े हुए हैं, हमारी इंडस्ट्री के लेबर होते हैं. कुछ लेबर होते हैं जो बाहर से आके यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं, वो काम करते हैं हमारे साथ. हाँ, डेली बेसिस वाले. अब उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वो सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि उसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहा है. तो वो सिचुएशन के हिसाब से उनकी तकलीफ है, इसलिए वो अपने घर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं. राकेश जी, आप बताइए जिस तरीके से सिचुएशन तो है, लेकिन क्या सोच रहे हैं इस सिचुएशन ओवरकम करने के लिए टेम्पररी कोई सॉल्यूशन दिया है? अभी जैसे इंडस्ट्री 60% पे तो चली रही है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से केमिकल की डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब अपने सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि अपने मिनिमम वीकली ऑफ अपने अगले हफ्ते से हमको चालू करनी पड़ेगी. और शायद हो सकता है अपने
एक की जगह पे हफ्ते में 2 दिन अपने छुट्टी अपने फैक्ट्रियों को करनी पड़े, क्योंकि केमिकल नहीं मिलेगा और इंडस्ट्री को चालू रखेंगे तो इंडस्ट्री मर जाएगी। कितने कामदार हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं? अभी दिल्ली के अपने हमारे यहाँ पे 1 लाख अपने आदमी अपने टोटल मिला के ये पूरे नारोल एरिया में अपने चालू हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ पब्लिक अपने माइग्रेट इसलिए हो रही है कि उनको अपने काफ़ी समस्याएं आ रही है। जैसे उनको अपने गैस की समस्याएं हैं, खाने पीने की समस्याएं हैं। हम अपने उसके ऊपर वॉच रखे हुए हैं और कोशिश करते हैं कि कारीगर को या किसी भी कामदार को कोई समस्या नहीं होवे। लेकिन कई चीज़ें ऐसी है कि हम लोगों के भी हाथ में नहीं है। अब अपने सरकार ने भी अपने बीच में एक अपने सिस्टम बना दिया था, जो अपने एसेंशियल कमोडिटीज़ है, गैस सिलेंडर्स हैं, उसकी सप्लाई को अपने ध्यान में रखते हुए अपने HPCL, IOCL सभी को ये बोला था कि अपने सबसे पहले गैस की शॉर्टेज को ख़त्म करो। लेकिन फिर भी अपने जो है, आप भी अपने देख रहे हैं कि गैस की शॉर्टेज तो है, क्योंकि अगर अपने खाड़ी देशों से अगर अपने जो है सभी कंटेनर रुकेंगे तो डेफिनेटली सभी इंडस्ट्री को इशू आएगा। તો ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી કો કુછ જ્યાદા રહે. બિલકુલ. તો ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અત્યારે સૌથી વધારે મોટી અસર જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદની અંદર ખાસ કરીને નારોલની અંદર કહી શકાય કે 25 જેટલા યુનિટ છે તે બંધ થઈ ચૂક્યા છે. જો આગામી સમયમાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ રહેશે તો વધારે યુનિટ બંધ થવાની શક્યતા છે, કારણ કે જે રો મટીરિયલ જોઈએ ટેક્સટાઇલ બનાવવા માટે તે જ ઉપલબ્ધ નથી, અને જો ઉપલબ્ધ હોય તો તેનો ભાવ છે સૌથી વધારે જોવા મળી રહ્યો છે. ઇમ્પોર્ટ કરવું અને એક્સપોર્ટ કરવું તે પણ અત્યારે મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. તેને કારણે ખાસ કરીને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ પર સૌથી મોટી અસર વર્તાઈ રહી છે. કેમેરા પર્સન પંકજ મકવાણા સાથે દીપિકા ખુમાણ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ.